अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को जॉब एप्लीकेशन करार दे दिया। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीर से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क में पैसे वाले अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल है। चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बाहर होता था, लेकिन कभी रियासत ने गरीब के इलाज की जिम्मेदारी नहीं ली। जिन लोगों ने अवाम के इलाज की जिम्मेदारी उठाना थी वो लंदन जा रहे हैं। वजीर आजम ने अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 20 साल पहले एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी का पेट फाड़कर तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं निकालना था। जिन्होंने पेट फाड़कर एक दूसरे से पैसा निकालना था वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये लोग 30 साल मुल्क पर हुकूमत करते रहे। आपको पता है लोगों के हालात क्या हैं? उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी चोरी की चेक बुक से लोगों को खरीदने आ गया है। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। जल्दी पड़ी है, उन लोगों को कहें कि उसे जल्दी फारिग करो वरना हम जेल जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि मैंने उनके खिलाफ 25 साल पहले जहाज शुरू किया था। उनके होते हुए पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। जिस मुल्क का पैसा चोरी होकर बाहर चला जाए उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? उन्होंने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि पापड़ वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। पंजाब के वजीर आला के बेटे के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आ जाते हैं। वो 1.5 घंटा पार्लियामेंट में तकरीर करता है। बरतानिया में शक्ल नहीं दिखा सकता था। शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है कि मुझे फिर से मौका मिल जाए। उन्होंने नवाज शरीफ पर भी तनकीद करते हुए कहा कि कहता है दिल की बीमारी है, मगर दिल की बीमारी के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्रियां देखने जा रहा है। चोरी में बुराई नहीं तो कोई क्यों मेहनत करेगा? वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मैं चाहता हूं कि बताऊं कि पिछले 5 साल ड्रामेबाज ने क्या किया और हमने 3.5 साल में क्या किया। हर रोज बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे। मुल्क में नई नई इंडस्ट्री आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद की नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि महमूद खान वजीर खुद हमला करके इलेक्शन कमीशन में मुतासरा फरीक बनकर आ गए और हमला मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान वजीर ने शिकस्त देखकर क्या किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फरीकीन के वकला के दलाइल सुनने के बाद शाह मोहम्मद की नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया और फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 11 फरवरी तक मुअत्तल कर दी। अदालत ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की हद तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बन्नों की तहसील बालाखील में अमन व अमान केस में फैसला सुनाते हुए शाह मोहम्मद और मामून उर रशीद को 1 फरवरी को नाअहल किया था, जिस पर दोनों ने इसके फैसले को अदालत में चैलेंज किया। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी, बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर की रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी की नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान हैं। रैंकिंग में दूसरा नंबर भारतीय क्रिकेटर और साबिक कप्तान विराट कोहली का है, जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय ओपनर रोहित शर्मा हैं। आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर फखर जमान का 9वां नंबर है, जबकि इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट फखर जमान से बस 1 पॉइंट ही दूर हैं। व्हाट्सएप की आईफोन सार्फिन के लिए छोटी सी तब्दीली। दुनिया भर में पैगाम रिसाई के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप गाहे बगाहे सार्फिन की सहूलत के लिए तब्दीलियां करता रहता है, जिससे मुतादिद अफराद को ऐप इस्तेमाल करने में आसानी होती है। एप्लीकेशन की तमाम सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट व्हाट्सएप बेटा इन्फो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन सार्फिन के लिए कैमरे से गैलरी तक रिसाई के फीचर में छोटी सी तब्दीली की है। इससे कबल गैलरी में जाने के लिए कैमरे के बटन के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाई जाती थी, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप बेटा इन्फो की जानिब से जारी करदा स्क्रीनशॉट के मुताबिक अब सारिफ को एक ही तस्वीर दिखाई देगी, जिस पर क्लिक करके तस्वीरों की गैलरी तक रिसाई मुमकिन होगी। मुतनाज़ा बल्दियाती एक्ट एमक्यूएम अदालत पहुंच गई। एमक्यूएम ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हल्का बंदियों को चैलेंज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एमक्यूएम ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हल्का बंदियों को चैलेंज किया है और सिंध हाई कोर्ट में नई तब्दीलियां कानून के तहत हल्का बंदियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है।
दरख्वास्त खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत 5 रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 31 दिसंबर 2021 को सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियां लसानी बुनियादों पर की गई हैं। याद रहे कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शक 74 और 75 कलअदम करार दे दी थी। अदालत उस्मा ने सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग बनाने की हिदायत की थी। गवर्नर सिंध का एक बार फिर बल्दियाती बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सिंध हुकूमत बकौमी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। दूसरी जानिब खालिद मकबूल का कहना था कि अपोजिशन जमातों से मुलाकात सियासी जमात की हैसियत से की। इस मौके पर सहाफी ने सवाल किया कि आप अपोजिशन से मिल रहे हैं, क्या आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं? जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो नहीं उकता सकते, उकताने की बारी हमारी है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। PDM 23 मार्च को भी आती नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद विभाग के वजीर दाखिला शेख रशीद ने पेशगोई कर दी कि PDM 23 मार्च को भी आती नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती। अब ये हमारे इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उन्हें अपने बंदों का ख्याल करना चाहिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगले 50 रोज अहम हैं। हुकूमत की कोशिश है कि अगले 1 साल तक 70 मेगा करप्शन केसेस के सामने आ जाएं। तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यकीन है तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। 5G सर्विस का आगाज रवां साल दिसंबर से हो जाएगा। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन अमीन उल हक का कहना है कि 5G सर्विस का आगाज दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर्स को जितनी मुराद दी जाए, मुल्क को उतना ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। तफसीलात के मुताबिक वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने 5G नीलामी के लिए एडवाइजरी कमेटी की कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना के फैसले के तहत वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान में विफाकी वजीर बराए IT और टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक और वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शबली फराज भी शामिल हैं। वजीर सन्नत और पैदावार, मुशीर तजारत और सरमायाकारी, महकमा फाइनेंस, IT और कानून के सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल होंगे। अलावा आजाद चेयरमैन PTI और टेलीकॉम फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड समेत अहम इदारों के हुकाम भी कमेटी के रुकन होंगे। वजीर अमीनुल हक का कहना है कि कमेटी आलमी मयार के मुताबिक पाकिस्तान में दस्तयाब और इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम का जायजा लेगी। कमेटी 5G सर्विस शुरू करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान के जायजे के बाद उसकी मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी प्लान के लिए स्टेक होल्डर्स खसूसन टेलीकॉम कंपनियों से भी मुशावरत की जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए इस्लाहात और मराआत के मुआयने के बाद उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। विफाकी वजीर का कहना था कि कमेटी कंसल्टेंट की तजावीज़ की रोशनी में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के तरीक़ेकार की मंजूरी भी देगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम सेक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए उसे काबिल अमल बनाया जाएगा। विफाकी वजीर का कहना था कि इब्तदाई तौर पर मुल्क के 5 बड़े शहरों में 5G सर्विस की इब्तिदा की जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर्स पर इजाफी टैक्सेस के नफाज से कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। असूली तौर पर टेलीकॉम सेक्टर्स को जितनी मुराद दी जाए, मुल्क को उतना ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की दोहरी शौरियत केस का महफूज फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी मुख्तसर फैसले में कहा गया कि फैसल वाडा ने अपनी कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया और कागजात नामजदगी के वक्त जाली हल्फनामा जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि फैसल वाडा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया गया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए जाने वाले फैसले में कहा गया कि फैसल वाडा ने बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट भी गलत कास्ट किया, लिहाजा उनकी सेनेट रुकनियत का नोटिफिकेशन भी वापस लिया जाए।
चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में दिए गए फैसले में फैसल वाडा को हुक्म दिया कि वो बतौर MNA लेने वाली तमाम मुराद और तनख्वाहें 2 माह के अंदर वापस करें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बेशक फांसी चढ़ा दे। नाअहली केस में फैसल वाडा जज्बाती हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद कहा गया कि फैसले के खिलाफ फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसल वाडा के खिलाफ ये दरख्वास्तें 2 साल कबल 21 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन में मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदोखिल, मियां फैसल और आसिफ महमूद की जानिब से दायर की गई थी, जिन पर समाअत का बाकायदा आगाज 3 फरवरी 2020 को हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुतादिद बार पूछने के बावजूद फैसल वाडा ने अमरीकी शौरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। फैसल वाडा ने 2018 के आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त झूठा हल्फनामा जमा कराया, जायदादों की खरीदारी के जराए छुपाए, मनी ट्रेल नहीं दी और टैक्स भी अदा नहीं किया। फैसल वाडा नाअहली केस में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैसल वाडा सेनेट की सीट से भी नाअहल हो गए हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहेगा।